everyone. Today we will discuss evaluation of triple integrals. Triple integrals का क्या मतलब होता है? Generally, triple integral gives us volume of a body. What do you mean by volume? Volume of any body is length into breadth into height. So if length is in terms of x, breadth is in terms of y, and height is in terms of z, then volume becomes triple integral dx dy dz. Now there is a point that if the region capital V, why I am saying that the region is capital V, be specified by x from A to B, y from, if the region is V from x, from A to B in x, and from C to D in y, and from E to F in z. It means if the length is fixed, if the breadth is fixed, and if the height is fixed, then volume becomes triple integral A to B, C to D, E to F, dx dy dz. अब जैसे कि मैंने आप लोगों को डबल इंटीग्रल में पढ़ाया हुआ है कि अगर लिमिट्स कांस्टेंट हों तो हम किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं, देन उसका जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता है. In the same way, in triple integration also, if the limits are constant, then start integration with any variable first. This doesn't matter कि आप कौन से variable के respect में पहले, कौन से variable के respect में बाद में करेंगे. Okay? Now let's take a question and try to solve it. So now this is the question. Question says that evaluate triple integral x plus y plus z dx dy dz from 0 to 3, 0 to 2 and 0 to 1. ध्यान से देखिएगा कि मैं इस इंटीग्रल में एक खास बात करूंगी. देखिए मैंने फर्स्ट इंटीग्रल लिमिट से फर्स्ट एक्स जो डेरिवेटिव लिखा था उसको बाउंड कर दिया, फिर सेकंड से मैंने सेकंड को बाउंड कर दिया और फिर ऑटोमेटिकली थर्ड के साथ थर्ड चला जाएगा. इस चीज़ को बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है. तो अब मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले इंटीग्रल को ओपन करूंगी. तो फर्स्ट वाले इंटीग्रल को जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे साथ क्या लिखा है, यहाँ पर x लिखा है. अगर x लिखा है तो इसका मतलब है हम सबसे पहले x को इंटीग्रेट करेंगे, और अगर हम x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा ये x स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 to 1 dy dz. Okay, so this we will. So now I will put upper limits first, then minus and then lower limits. तो हमें क्या मिलेगा, 0 to 3, 0 to 2, और जब अपर लिमिट्स रखूंगी तो 1/2 प्लस वाई प्लस जेड, और जब लोअर लिमिट रखूंगी तो क्या मिलेगा, x में 0 रखा तो 0 हो गया, फिर 0 और फिर 0, तो ये यहाँ पर खत्म हो गया. और अब हमें मिल गया dy dz, और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0 to 3 इंटीग्रल 0 to 2, और ये बन जाएगा हाफ प्लस वाई प्लस जेड, और ये हमें मिलेगा dy dz. अब हम फिर उसी तरह से ब्रैकेट में बंद करेंगे इसे. तो अब हम किसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y. लेट्स सी व्हेन आई विल इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू y, व्हाट आई विल गेट. हमें मिलेगा इंटीग्रल 0 to 3 इंटीग्रल. अब हम इंटीग्रल नहीं लगाएंगे क्योंकि अब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे. तो हमें क्या मिलेगा, हाफ y, ठीक है, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट कर लिखेंगे ऐसे हाफ वाई तो हाफ विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, ये बाहर हो जाएगा. तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल 1 dy, और जब भी 1 होता है तो चाहे x हो तो x आएगा, y है तो y आएगा, तो हमें मिलता है हाफ y. तो इस तरह से यहाँ पर हो गया हाफ y. अब अगर y है तो y इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, y dy के लिए होता है y स्क्वायर बाई 2, तो हमें मिलेगा y स्क्वायर बाई 2. और अगर ये ZY है तो Z dy, तो Z तो कांस्टेंट ट्रीट होगा Y के रिस्पेक्ट में,
ठीक है, क्योंकि ये मैं सिखा चुकी हूँ आप लोगों को, जब भी दो वेरिएबल होंगे तो डेरिवेटिव जिसकी टर्म्स में होगा वो इंटीग्रेट होगा और जो अलग वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये हो जाएगा जेड वाई। तो अब हमें मिल गया यहाँ पर जेड वाई और यहाँ पर हो गई लिमिट 0 to 2 dz। क्लियर? अब मैं ये सारा इरेज कर दूंगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमें ये मिल गया इंटीग्रल 0 to 3। अब ये एक बार मैं 2 रखूंगी तो आएगा 2/2 प्लस 4/2 प्लस 2z और फिर दूसरा वाले में तो -0 हो ही जाएगा सब जगह, ठीक है। अब हमें ये क्या मिल गया dz, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिल गया 0 to 3, ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 2z और ये हो गया dz। यहाँ से हमें मिल गया 0 to 3 प्लस 2z और ये हो गया dz, ठीक है। नाउ आई विल इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू z। तो हमें क्या मिलेगा 3z प्लस 2z² और कहाँ से कहाँ तक 0 to 3। देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 3 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर -0। तो अब हमें क्या मिल गया 9 + 9 = 18। दिस इज आवर आंसर। Okay, so this was the evaluation of triple integral when limits were given constant. All limits were given constant. Now if the limits are not given constant, तो ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz कैसे हो सकता है? पहला तरीका ये हो सकता है कि पहली लिमिट्स जो हमारी दी हो वो दी हो इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अगर लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x एंड y दी हैं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब होता है? अगर एक्स वाई में दी हैं तो जो वेरिएबल बच गया उसके रिस्पेक्ट में हम पहले इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो कौन सा बच गया? एक्स वाई में लिमिट्स दी हैं तो बचा कौन सा? z बचा। तो इसका मतलब सबसे पहले हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। क्लियर? अगर एक्स वाई में लिमिट्स दी हैं तो सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद अगर सेकंड लिमिट हमारी y में दी है, अब ध्यान से इस बात को सुनना, अगर आपने z को इंटीग्रेट कर दिया इसका मतलब z खत्म हो गया वहीं से, अब हम z की कोई बात नहीं करेंगे इंटीग्रल में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमने z को इंटीग्रेट कर दिया मतलब z का काम खत्म, अब हम z की कोई बात नहीं करेंगे उस इंटीग्रल के अंदर, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरी लिमिट किसके टर्म्स में दी गई है? y के टर्म्स में। अगर दूसरी लिमिट y के टर्म्स में दी गई है तो अब हम किसे इंटीग्रेट करेंगे? x को इंटीग्रेट करेंगे। जिसमें लिमिट्स दी हैं उसके उल्टे वाले को इंटीग्रेट करना, उससे दूसरे वेरिएबल को, ठीक है। और उसके बाद जो बचेंगी उसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। अब अगर ये y है तो y की लिमिट्स है c to d, तो हम y के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर? मैं लिमिट्स भी बदलती जा रही हूँ उस हिसाब से जिस हिसाब से हमारा इंटीग्रल जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक बार ऐसे रफ लिखा था। अब ये देखिए हमारी लिमिट्स किसके टर्म्स में दी गई हैं? y और z के टर्म्स में दी गई हैं। अगर लिमिट्स y और z के टर्म्स में दी गई हैं तो आप सबसे पहले किसे इंटीग्रेट करोगे? x को। बहुत बढ़िया, यहाँ हम सबसे पहले x को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जब x को इंटीग्रेट कर दिया तो x का काम खत्म हो गया। अब आता है y और z, यानी अब y इंटीग्रेट होगा या z इंटीग्रेट होगा। अगर लिमिट्स तुम्हारी z में दी हैं तो y इंटीग्रेट होगा। देखिए हमारी लिमिट्स किस में दी हैं? इन टर्म्स ऑफ z दी हैं, इसलिए हमारा y इंटीग्रेट होगा पहले और सबसे बाद में z इंटीग्रेट होगा। तो z की लिमिट्स हमारी हैं e to f, इसलिए बाद में सबसे बाद में z इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट्स हमारी किसके टर्म्स में दी हुई हैं? x और z के टर्म्स में। अगर लिमिट्स x और z के टर्म्स में दी गई हैं तो बचा कौन सा? y। इसका मतलब अब हम सबसे पहले जो इंटीग्रेट करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से बचे? अगर y हो गया तो यहाँ बचे x और z। किसकी टर्म्स में लिमिट दी गई है? x की टर्म्स में। तो किसे पहले इंटीग्रेट करोगे? x को या z को? x को नहीं करोगे। अब पहले अगर लिमिट्स x की टर्म्स में दी हैं तो पहले z को इंटीग्रेट करेंगे, तो हम पहले z को इंटीग्रेट करेंगे और जो बची हम उसे x को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएंगी a to b। ये तरीका है हमारे ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करने का, ठीक है। अब मैंने आपको ये तरीका सिखा दिया। नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व वन प्रॉब्लम। Now let us see the question. They are saying find the volume of the tetrahedron bounded by the coordinate planes and the plane
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इफ आ रीजन is bounded by coordinate planes, then x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0 and z is greater than or equal to 0। इसका मतलब उनकी जो लोअर वैल्यूज हैं, लोअर लिमिट्स हैं, वो x0, y0 और z0 हो गई। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या पता करना है, वॉल्यूम पता करना। ये हो गया स्टेप नंबर 1, जब हमें लोअर लिमिट सबकी मिल गई। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा, वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता करना है वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। तीनों में लोअर लिमिट क्या हो गई, 0 0 0, किसी की भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी हो, हम इसको 0 0 लिख देंगे क्योंकि तीनों 0 हैं, तो इसलिए इट्स ओके। अब मैंने आपको सिखाया है कि जो पहली लिमिट होगी किन्हीं दो वेरिएबल्स के टर्म्स में होगी, कोई भी दो वेरिएबल्स के टर्म्स में होगी, या तो एक्स वाई में होगी, या वाई जेड में होगी, या जेड एक्स में होगी। ज़्यादातर हम उसको एक्स वाई में लेते हैं। तो अब जो हमारा प्लेन है वो ऊपर से किधर से, नीचे से तो इधर से बाउंडेड है, और ऊपर से किधर से बाउंडेड है, यहाँ से बाउंडेड है ना। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो हमारा प्लेन है वो ऊपर से तो इधर से बाउंडेड है और नीचे से ये जो हमारा प्लेन है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए अपर लिमिट, तो हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। जैसे ही हमारी जो लिमिट्स हैं वो x और y में हुई, तो आप ये समझ लीजिए कि हम सबसे पहले किसे इंटीग्रेट करेंगे, z को। किसे इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले, z को। और जैसे ही हम इसे z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, z का काम खत्म हो गया। ओके, नाउ z इज इक्वल टू 0। जैसे ही z 0 हो गया, हमें मिल गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, जब ये जैसे ही 1 माइनस एक्स माइनस वाई मिल गया, तो अब हमें जो दूसरी लिमिट्स हैं वो किसके टर्म्स में दी होती हैं, जो दूसरी लिमिट्स हैं वो हमें दी होती हैं या तो x के टर्म्स में या y के टर्म्स में। तो आप किसी एक को दूसरे के टर्म्स में हम लिख देंगे। तो आई विल राइट y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। हमें मिल गया 1 माइनस एक्स, ये हुआ z इंटीग्रेट, ये x की टर्म्स में दी है तो y इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, और तो अब लास्ट कौन सी बची, अब सिर्फ बचा है x को इंटीग्रेट करना। अब अगर x को इंटीग्रेट करना है, ये इसका काम खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है। जब इसका काम खत्म हुआ था तो इसे 0 कर दिया था, अब इसका काम खत्म हो गया है तो इसे 0 कर देंगे और हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो 0 से 1। नाउ वी विल इवेलुएट द इंटीग्रल एंड सॉल्व इट। ओके, लेट अस सी हाउ कैन वी सॉल्व इट। देखिए इसे ध्यान से, इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। जो अंदर की लिमिट है उसको सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रल 0 टू 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा z कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रल 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई dy और dx। Now put the value of z, upper limit of z and lower limit of z, then I'll get 1 minus x minus y। और दूसरी वैल्यू तो 0 है, वो लिखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब देखिए आते हैं दूसरी वाली इंटीग्रेशन पर। हमें लिमिट्स किसके टर्म्स में दी हैं, x के टर्म्स में। अगर हमें लिमिट x के टर्म्स में दी हैं तो हमें y के टर्म्स में इंटीग्रेट इसे करना ही, रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया इंटीग्रल 0 टू 1, ये हमारा हो गया 1 इंटू डी वाई तो आएगा y,
फिर हमें मिलेगा माइनस एक्स इंटू वाई, और फिर हमें मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स dx. ठीक है. नाउ अगेन आई विल पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ y. y की जगह पर हम एक बार लिखेंगे अपर लिमिट और एक बार लिखेंगे लोअर लिमिट. यहाँ पर हम देखिए हमें मिल सकता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और 0 to 1 माइनस एक्स dx. Let us write once upper limit. I will get 0 to 1 और हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ y I will get 1 माइनस एक्स माइनस 0. देखिए हमें क्या मिलेगा जब हम लिमिट लगाएंगे माइनस 0 माइनस हाफ, और हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0 और हमें मिल जाएगा dx. ठीक है. अब ये देखिए ये दोनों मिलके होल स्क्वायर बन जाएंगे और ये हाफ होल स्क्वायर है 1 माइनस एक्स का. देखिएगा ध्यान से हमें क्या मिलेगा 0 to 1 और हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस हाफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू dx. अब 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर में से हाफ गया तो मिलेगा हाफ इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx. 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, देन आई विल गेट 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड dx. ठीक है. हमें मिलेगा 1/2 और इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स को 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 और हमें मिलेगा 0 to 1. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 1/2 एक बार लिखूंगी 1 और एक बार माइनस लगा के 0 तो 1 प्लस 1/3 माइनस 1 और माइनस 0. तो अब मुझे मिलेगा ये 1 से 1 कट गया और हमें आंसर मिल गया 2/3. सो दिस वॉज ट्रिपल इंटीग्रल्स. इफ यू फील still some problem, you can write the question in the comment box. I'll definitely answer it to you. Okay, so please practice it well. Okay, bye bye.